गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल। हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसके बारे में भी हम कुछ कुछ पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, उसको आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे जो है वो कन्वर्ट करना है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कोई भी आपको वाक्य दिए गए होंगे या कुछ बातें बताई जाएगी, ऐसा आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, उनको आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि मीनू, एक लड़की है मीनू, मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर। कि मीनू है वो कितने साल छोटी है अपने भाई से? तो वो 4 साल छोटी है। इफ हर ब्रदर्स एज इज X ईयर, अगर उसके भाई की जो उम्र है, भाई की जो एज है वो X ईयर्स है, तो बताइए व्हाट इज द मीनूज एज। तो देखो, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना होता, हमने बस जो चीजें हमें गिवन होती हैं उनको ही लिखना होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें गिवन है? तो जिसका भी वेरिएबल दिया गया हो, ठीक है, वो हमें गिवन होता है। तो हमें यहाँ पर क्या वेरिएबल दिया गया है, क्या इसके साथ लिखा है कि ब्रदर्स एज इज X ईयर। हमें लिखा गया है कि उसके भाई की एज X ईयर्स है, इसका मतलब ये चीज हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कि मीनूज या मीनू ब्रदर। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज जो हो जाएंगे हम, अगर मीनूज भी लिखा ब्रदर्स भी, तो लिखते हैं ब्रदर्स एज। जो मीनू का भाई है उसकी एज हम यहाँ पर लिख रहे हैं ब्रदर्स एज। तो कितनी है क्वेश्चन में हमें दी गई है, कितनी है? वो है X के बराबर, X ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये कहा गया है कि मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर। कि मीनू क्या है? तो मीनू जो है वो 4 साल यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटा। मीनू इज 4 years यंगर, YOUNGER, यंगर। ठीक है, टू हर ब्रदर। मीनू जो है अपने भाई से कितने इयर्स छोटी है? तो 4 years छोटी है। तो मीनू की एज क्या होगी? अगर आपको समझ आ चुका है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने आइडिया लगा लिया है कि क्या मीनू की एज होगी तो मीनू अपने भाई से 4 साल क्वेश्चन छोटी रिपीट है। कर दो, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है बेटा, करते हैं। बाकी कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहे तो बताइए फटाफट से। मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है। अगर उसका भाई X साल का है तो मीनू की एज के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? मैम X-4। ठीक है, वेरी गुड, X-4। तो अभी पहले मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको दोबारा सीखेंगे। ठीक है, तो अगर एक, जैसे अभी तो हमारे मन में एकदम से स्ट्राइक हो गया कि X-4, अगर आपके मन में स्ट्राइक नहीं होता तो दोबारा से अपनी स्टेटमेंट लिख लो। मीनूज एज इक्वल टू 4 years younger टू हर ब्रदर। ठीक है, मीनू इज 4 years younger टू हर ब्रदर। इसका मतलब 4 years younger मतलब छोटी, और जब कोई छोटा होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी एज को माइनस कर देते हैं। तो अगर मीनू का भाई की एज X है और मीनू उससे 4 साल छोटी है, तो उसके भाई की एज से 4 साल को अगर हम माइनस कर दें तो मीनू की एज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी इसको फिर से रिपीट करते हैं। जिन बच्चों को किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट रहा होगा, आप उसे यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करें। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो दोबारा मुझसे पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कभी कभी हम इनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन था कि मीनू इज 4 years। तो बच्चे बहुत लेट ज्वाइन होते हैं ना, फिर अभी वेट कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, मेरी बात ध्यान से सुने। अभी हम एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से उसको सुने। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, एक बार इसको हम समझ चुके हैं। मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर। यंगर का मतलब होता है छोटा, मतलब मीनू उससे 4 साल छोटी है। किससे छोटी है? अपने भाई से 4 साल छोटी है।
इफ हर ब्रदर्स एज इज एक्स ईयर, अगर उसके भैया की एज एक्स ईयर्स है तो ये पता करो कि मीनू की एज कितनी होगी। ठीक है, तो ये पता करो कि मीनू की एज कितनी होगी। तो हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। पहली चीज हमें दी गई थी कि भाई की एज, ब्रदर की एज जो है वो एक्स है, क्वेश्चन में दिया था, मैंने खुद से नहीं लिखा कि ब्रदर की एज क्या है, एक्स ईयर्स है, ये मैंने लिख दिया। सेकंड चीज जो हमें दी थी, सेकंड स्टेटमेंट जो दी गई थी वो ये दी गई थी कि मीनू इज 4 years यंगर टू हर ब्रदर, कि मीनू जो है वो 4 साल छोटी है अपने भाई से। तो इन दोनों का यूज करके हमने फाइनल अपनी स्टेटमेंट बनानी थी जो कि है मीनूज एज की। अगर मीनू का भाई एक्स ईयर्स का है और मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है तो मीनू की एज कितने क्या होगी, तो एक्स, एक्स मतलब भाई की एज, एक्स -4, -4 क्यों, क्योंकि वो छोटी है इसलिए माइनस करेंगे। अगर मीनू बड़ी होती, 4 साल बड़ी होती तो क्या करते, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनता, बताएं फटाफट से। मैम ऐड मैम x प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स प्लस 4, क्योंकि वो अपने भाई से बड़ी होती तो हम उसमें जमा कर देते, पर वो तो छोटी है इसलिए x -4। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें फटाफट से। नो मैम। एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही सेम, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। वो क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। ओहो, तो अभी मुझे लगता है कि चलो, रीमा एक लड़की का नाम है। रीमा इज 5 years older टू सीता। ठीक है, रीमा एक लड़की है जो कि सीता से 5 साल बड़ी है। रीमा एक लड़की है जो कि सीता से 5 साल बड़ी है। इफ सीता इज k years old, if Sita is k years old, what is the age of Rima? What is the age of Rima? तो जिन बच्चों ने भी क्लास को ज्वाइन किया है ध्यान से क्वेश्चन को देखें। ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया अभी कि रीमा जो है, रीमा इज 5 years ओल्डर टू सीता। रीमा एक लड़की है, सीता एक लड़की है। रीमा सीता से 5 साल बड़ी है। अगर सीता की उम्र के है तो रीमा की उम्र बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन चीज लिखेंगे जो हमें गिवन है। कैसे पता लगता है ये चीज गिवन है, तो उसका आपको वेरिएबल गिवन होगा। ये जो आपको दिख रहा है के लिखा हुआ, ये आपको गिवन होगा, उसी को हम कहेंगे कि ये चीज हमें दी गई है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर गिवन में मेरे पास क्या क्या था। पहली चीज जो गिवन थी वो ये थी, एज ऑफ सीता, सीता की एज कितनी है, तो वो है के। सीता की एज कितनी है, तो वो है के, एज ऑफ सीता इक्वल्स टू के। दूसरी बात जो मुझे बताई गई थी वो मुझे ये बताई गई थी कि जो रीमा है, ठीक है, रीमा इज 5 years ओल्डर टू सीता, कि जो रीमा है वो सीता से 5 साल बड़ी है। अगर सीता अभी इस वक्त के साल की है और रीमा सीता से 5 साल बड़ी है, तो रीमा की एज बताओ। तो रीमा की एज क्या हो जाएगी, इस स्टेटमेंट से ही हमने लिखना था 5 years ओल्डर टू सीता। सीता के साल की है मतलब के, और 5 year ओल्डर मतलब बड़ी। कोई बड़ा होता है तो ऐड कर देते हैं +5, तो रीमा की एज कितनी आ गई, के +5। तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ऐसे आपको स्टेटमेंट्स दी जाएगी जिसका आपने एक एक्सप्रेशन बनाना होगा। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। चलिए, इफ रामू हैड ₹100, रामू है, रामू के पास पैसे, रामू हैज मनी, रामू के पास इस वक्त 100 रुपए है, ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है, 100 रुपए है। रामू ने उन 100 रुपए में से बुक खरीद ली। रामू बॉट अ बुक, बॉट मतलब खरीदना और बुक मतलब किताब। रामू बॉट अ बुक, उसने बुक खरीदी जो कि कितने रुपए की आई, जो कि एक्स रुपीज की थी। ठीक है, रामू के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से वो एक्स रुपए की किताब खरीद के आ गया। तो अब बताओ लेफ्ट अमाउंट, कितना अमाउंट रामू के पास बचा होगा इस वक्त।
100 में से अगर वो मैम x 100 माइनस ठीक है, वेरी गुड। 100 में से अगर वो x रुपीज खर्च करके आ गया है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 100 रुपए थे, हम बाजार गए, हमने 10 रुपए का या 10 रुपए की तो क्या चलिए 20 रुपए की एक आइसक्रीम खा ली। ठीक है, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो 100 रुपए हमारे पास थे, 20 रुपए की हमने आइसक्रीम खा ली, तो हमने 20 रुपए खर्च किए थे, रामू ने x रुपए खर्च किए। हमने अगर अपना टोटल करना होगी कितने पैसे बचे, तो हम करेंगे 100 माइनस 20, क्योंकि 20 तो हम खर्च करके आ गए, 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80। वैसे ही रामू ने x रुपीज खर्च किए हैं, तो टोटल में से x को माइनस कर देंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं कि रामू की जगह पे आप खुद को रख लेना और x की जगह पे कोई नंबर रख लेना कि अगर मेरे पास इतने रुपए होते और x की जगह पे मान लो 5 होता तो मैं क्या करती, वैसे ही सेम आपने इसमें भी फिर कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है 100 माइनस एक्स। और एक और बात, ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि 99x, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये टर्म्स अलग अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये मैथ का नंबर है, ये इंग्लिश का अल्फाबेट है, ये आपस में सॉल्व नहीं होते। कब सॉल्व होंगे तो उसके बारे में भी हम जानेंगे धीरे धीरे, पर अभी के लिए इतना आपने याद रखना है कि ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा ठीक है 100 माइनस एक्स। कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे करके फिर से बता दो, मैंने नीचे का 100 माइनस एक्स वाला। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखिए अपनी बात, या अगर किसी और को इनकी आवाज क्लियर आ रही है तो आप इनकी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। मैम एक बार रिपीट करने के लिए कहा है। ये वाला क्वेश्चन रामू वाला, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एक लड़का है रामू, उसके पास जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है, रामू हैज मनी। अभी जो है वो रामू के पास कितने रुपए हैं, तो मैंने कहा उसके पास 100 रुपए हैं। उसमें से रामू ने एक बुक खरीदी, ही बॉट अ बुक। ठीक है, ही बॉट अ बुक, उसने क्या किया? बेटा आप कुछ कह रहे हैं? x रुपए की उसने एक बुक खरीद ली, तो अब बताइए अमाउंट लेफ्ट, जो भी अमाउंट उसके पास बच गया वो कितना बचा, वो हमने निकालना है। तो वो सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट में से उसको माइनस कर देंगे जितना भी उसने खर्च किया। टोटल 100 था, 100 में से x वो खर्च करके आया है, तो 100 माइनस x जो है वो हमारा यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये आंसर इतने का इतना ही रहेगा, ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको लिख लेंगे 100 माइनस एक्स इक्वल टू 99x, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ का नंबर है, ये मैथ का नंबर है और ये इंग्लिश का अल्फाबेट है, ये ऐसे इतनी आसानी से एक दूसरे से सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो सही था इस क्वेश्चन में। अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। हाँ, जिन्होंने पूछा था। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही, फिर करेंगे हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है, तो भी मेरा सवाल है, राकेश हैव 60 more apples than सुरेश। ठीक है, एक राकेश है, उसके पास सुरेश से 60 ज्यादा एप्पल्स हैं। इफ सुरेश हैव Z apples, then find apples of राकेश। चलिए बताएं इसका आंसर। एक राकेश है, उसके पास सुरेश से 60 ज्यादा एप्पल हैं, 60 मोर हैं। तो अगर सुरेश के पास Z एप्पल्स हैं तो राकेश के पास कितने होंगे? मैम Z + 60। ठीक है, Z बिल्कुल + 60।
हाँ कैसे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कि गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास ये है कि सुरेश के पास कितने एप्पल है। मैं सिर्फ यहाँ पे सुरेश लिख रही हूँ, एप्पल नहीं लिख रही। तो सुरेश के पास Z एप्पल्स हैं और राकेश के पास कितने एप्पल्स होंगे। तो सुरेश के एप्पल से भी 60 मोर। तो अगर सुरेश के ही Z है और राकेश के इससे 60 मोर है, मोर का मतलब प्लस करना है, तो इसका मतलब राकेश के पास होंगे Z प्लस 60। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुने। राकेश के पास 60 ज्यादा एप्पल्स हैं एज कंपेयर टू सुरेश। ठीक है, अगर सुरेश के पास Z एप्पल्स हैं तो राकेश के पास कितने एप्पल्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सुरेश से 60 ज्यादा, 60 मोर। मोर लिखा हो तो हमेशा प्लस करते हैं, लेस लिखा होता तो माइनस करते हैं। सुरेश के एप्पल्स में अगर हम 60 एप्पल्स और जोड़ दें तो उतने एप्पल्स राकेश के पास होंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अभी भी किसी को कोई डाउट है छोटा मोटा तो पूछ ले बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी पोल क्वेश्चन वाला भी, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा। नो मैम। मैम ठीक। इसको एक बार समझा दीजिए। ठीक है, एक बार इसको फिर समझते हैं कि राकेश है और एक सुरेश है। तो आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है कि राकेश हैव 60 मोर एप्पल्स देन सुरेश। राकेश के पास जो है वो सुरेश से 60 एप्पल्स ज्यादा है, मोर है। ठीक है, 60 एप्पल्स क्या है, ज्यादा है, मोर है। किसके पास, राकेश के पास। किससे, तो सुरेश से। इफ सुरेश हैव Z एप्पल्स, अगर सुरेश के पास जो है वो Z एप्पल्स हैं, तो बताइए राकेश के पास कितने एप्पल्स होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा तो है 60 ज्यादा। किससे, 60 ज्यादा, सुरेश के एप्पल से 60 ज्यादा। तो सुरेश के पास अगर Z है तो राकेश के पास होंगे Z प्लस 60। ठीक है, क्योंकि 60 मोर थे, 60 ज्यादा थे। तो बस इतना ये क्वेश्चन था। अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। हम एक क्वेश्चन पोल में और फिर देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। सही होगा गलत होगा बाद की बात है, पर ट्राई सभी करना। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले उसको अच्छे से समझेंगे। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता आपको पोल नजर नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। स्पीड ऑफ बस, एक बस है। ठीक है, स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, तो ये यूनिट है स्पीड का। तो ज्यादा नहीं सोचना आपने, बस इतना सोचना है कि स्पीड ऑफ बस इज 10 मोर देन, 10 मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक। ठीक है, एक बस है, एक ट्रक है। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा है। इफ स्पीड ऑफ ट्रक इज, अगर आपकी ट्रक की जो स्पीड है, इफ स्पीड ऑफ ट्रक इज एक्स, अगर आपका जो ट्रक है वो एक्स की स्पीड से चल रहा है और बस की स्पीड उससे 10 मोर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बस। ठीक है, अभी बस मुझे कंप्लीट करने दे, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा सा वेट करें। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुने। एक बस है, एक ट्रक है। जो बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड ज्यादा है। अगर ट्रक आपका एक्स की स्पीड पे चल, कितने की स्पीड पे उस वक्त चल रही होगी ये आपने बताना है। जबकि आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि बस की स्पीड ट्रक की स्पीड से 10 मोर है। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा। ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखें और अपना आंसर चूज करें। ठीक है बच्चों, अभी आप जा सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। एक आपकी बस है, एक आपका ट्रक है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो बस की स्पीड है वो ट्रक की स्पीड से 10 ज्यादा है। अगर आपकी जो ट्रक है वो एक्स की स्पीड पर चल रही है और बस की स्पीड उससे 10 ज्यादा है, तो ये बताओ कि बस की स्पीड कितनी होगी। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो अभी क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 13 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, दो बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी बच्चों के आंसर अभी तक ठीक ही मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है,
एक बस है, एक ट्रक है, ट्रक की स्पीड x है, बस की स्पीड उससे 10 ज्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 18 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 20 में से 3 बच्चों के थोड़े से गलत है, बाकी सभी के ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लास में 23 बच्चे कहा था मैंने, हाँ 23 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पोल हो चुका है। एंड 21 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 18 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 18 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर, बताएं अपने अपने चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो ट्रक है वो कितने की स्पीड पे चल रहा है, x की स्पीड पे, और जो आपकी बस की स्पीड है, स्पीड ऑफ बस, वो ट्रक की इस स्पीड से 10 ज्यादा है, 10 मोर है। तो कैसे उसको हम लिखेंगे? ट्रक की स्पीड है x, उसमें 10 को ऐड कर देंगे तो बस की स्पीड आ जाएगी x प्लस 10। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी बताएं जिन बच्चों का गलत हुआ, 3 बच्चों का, अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों है तो वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में, पर उसके लिए हमें उस तरह के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन में लिखने वाली हूं, अ बॉक्स, सॉरी, लेंथ ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज 16 more than 3 times of its breadth। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को अभी समझ लीजिए, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इट्स ब्रेड्थ। इफ breadth equal to, sorry, if breadth is n, then find the length। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर नई चीज दिख रही होगी कि ये 3 टाइम्स क्या है। तो 3 टाइम्स को मैथ में एक और भी नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं थ्राइस। ठीक है, और 2 टाइम्स को अगर लिखे तो 2 टाइम्स को बोला जाता है ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, अगर आप किसी चीज का ट्वाइस कर रहे हो, उसको आप 2 टाइम्स और बढ़ा रहे हो, तो आप उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अगर किसी चीज का थ्राइस करना है या 3 टाइम्स करना है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर किसी चीज का हमने करना है 7 टाइम्स तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 7। 7 से। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 से 7 मल्टीप्लाई करो, थ्राइस या फिर 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर नई चीज सीखी अभी, वैसे आपको पहले से आता भी होगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नया हमें ये नजर आया कि टाइम्स टाइम्स वाला कुछ हमें नजर आया। 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई। मिटा देते हैं हम इसको। तो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है 3 टाइम्स, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही, जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिए। तो गिवन क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, गिवन वो चीज होती है जिसका हमें वेरिएबल दिया होता है। तो ब्रेड्थ का हमें वेरिएबल दिया है, ब्रेड्थ इज n, तो मतलब यही सबसे पहली चीज हम नोट डाउन करेंगे। n+48 नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है।
मोर है, मोर का मतलब क्या, मोर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, तो ब्रेड्थ इज n, ठीक है, ब्रेड्थ हमारी n है। अब हमें ऐसा नहीं बोला है कि लेंथ ऑफ बॉक्स इज 16 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अगर ऐसा बोला होता कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 16 ज्यादा है, तब तो हम इसको साफ साफ लिख लेते। अगर ऐसा, ध्यान से सुने क्या बोला होता, अगर बोला होता कि ब्रेड लेंथ जो है ब्रेड्थ से 16 मोर है, तो अपनी ब्रेड्थ लिखो और उसमें 16 ऐड कर दो, इसका मतलब ये आपकी लेंथ आ जाती। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज 16 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ कितना होगा, क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो इसके 3 टाइम्स से 16 ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझें, ब्रेड्थ से 16 ज्यादा नहीं है, ब्रेड्थ के 3 टाइम्स जब आप करोगे उससे 16 ज्यादा है। तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ का मतलब कि हमने अपनी ब्रेड्थ को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है n, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय n। और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को हटा दीजिए, अपने कांस्टेंट को और अपने नंबर को ऐसे साथ में जोड़ के लिख लीजिए। ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं, आंसर नहीं है पर मल्टीप्लाई करके आपका ये आ चुका है। तो ब्रेड्थ n थी, उसका 3 टाइम्स हमने निकाला, तो 3 टाइम्स आ गया 3n, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट हमें एक और चीज यहां पर दी गई है कि लेंथ ऑफ द बॉक्स, अब हम निकालेंगे यहां से लेंथ, ठीक है। अभी आपका आंसर ठीक है जिन्होंने भी आंसर लिखा है। अब यहां से अगर हम लेंथ निकालें तो क्या आ जाएगी, देखें जरा, ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से 16 मोर, इससे 16 ज्यादा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें पहले तो। ठीक है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ के 3 टाइम्स से 16 ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ का 3 टाइम लिखो और उसमें 16 को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि यही हमारी लेंथ है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं फटाफट से, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है। हमें कहा कि एक लेंथ है किसी बॉक्स की, वो 16 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ है। जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के 3 गुना से 16 ज्यादा है। हिंदी में बताऊं बिल्कुल आपको, तो जो आपकी लेंथ है बॉक्स की वो ब्रेड्थ के 3 गुना से 16 ज्यादा है। तो पहले हमने लिखा कि ब्रेड्थ n है, फिर हमने 3 गुना ऑफ ब्रेड्थ निकाल दिया, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ हमने निकाल दिया कि अगर अगर हम इस चौड़ाई का 3 गुना करें, ब्रेड्थ का 3 टाइम्स करें तो कितना आएगा, तो वो आ गया 3n। तो इस 3n से 16 मोर अगर हम कर दें तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी बताएं, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे। तो आप n+48 लिख लेते बेटा, वो गलत था, क्योंकि हमने 16 से 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमने 3 टाइम्स करना था ब्रेड्थ का, क्योंकि क्या लिखा है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन, अच्छे से उसको समझिएगा, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत मत करना, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, मैं हॉल रेक्टेंगुलर नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ लेंथ लिखूंगी, हॉल लिखूंगी। लेंथ ऑफ हॉल इज 5 लेस देन, अब ध्यान देना, अब मोर नहीं है, अब लेस है, और लेस का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो हिंदी में इसको जब बताऊंगी तो आपको मीनिंग पता लग जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 लेस देन दी 3 times of its breadth, 3 times of its breadth, breadth. If breadth is B for ball, then find its length.
तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको ऊपर वाला आपने नहीं देखना तो जो मैंने लिखा है उसको लिख लीजिए। एक बार लास्ट बार क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद आपको पोल नजर आ जाएगा, अभी पोल आपको नजर नहीं आएगा। ये कह रहे हैं एक हॉल है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, वो उसकी चौड़ाई मतलब उसकी ब्रेड्थ के तिगुने से 5 कम है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ। 3 टाइम्स करना है पहले, फिर उसमें से 5 लेस है तो आप खुद समझ जाइए प्लस करेंगे या माइनस। और अगर आपकी ब्रेड्थ बी है, बी फॉर बॉल से अगर आप अपनी ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हो और लेंथ उसके 3 टाइम्स से 5 कम है, तो बताइए लेंथ कितनी होगी। एक बार इसको फिर से हिंदी में सुन लो। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के तिगुने से 5 कम है, 3 गुने से 5 कम है। अगर आपकी ब्रेड्थ बी है तो लेंथ क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं। 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 17 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए था। बाकी बच्चे भी बताएं। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19। 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 20, 21, 22, 23, 4 बच्चे रहते हैं। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 3 गुना से 3 टाइम्स से 5 लेस है, 5 कम है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 3 बच्चे रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल सभी बच्चों के लिए हो चुका है एंड 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 19 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बताएं अपना अपना आंसर। सबसे पहले हम लिख लेंगे ब्रेड्थ कितनी है, तो BREADTH, ब्रेड्थ हमारे पास बोला इन्होंने ब्रेड्थ है बी। अब इस ब्रेड्थ का हमने 3 टाइम्स करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ करो। तो इसका अगर हम 3 टाइम्स करें, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो आ जाएगा 3 इंटू बी और उसको हम लिखेंगे 3B। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो लेंथ है, जो आपकी लेंथ है वो इस 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ से 5 कम है। तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ लिखो और उसमें से 5 को कर दो लेस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हो चुका है हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। हमने स्टेटमेंट से कैसे जो है वो बनाने थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक शुरू, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी टर्म्स जो है वो अब हमने देखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स के बारे में क्या हम जानने वाले हैं, कैसे उनको पता हम करते हैं कि कितनी टर्म्स जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास है। Two terms of an algebraic expression are separated by a पॉजिटिव सॉरी प्लस और माइनस साइन। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर आपने उसकी टर्म्स को काउंट करना है या एक दूसरे से अलग करना है, तो उनके बीच में प्लस या माइनस इनमें से कोई एक साइन होना बहुत जरूरी है। अगर प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो आप उनको अलग अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको प्लस और माइनस का साइन दिखेगा तो आप टर्म्स को अलग अलग गिनोगे, अगर नहीं दिखेगा तो आप पूरी टर्म को एक ही टर्म जो है वो मानोगे। तो करते हैं इसका एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है। ये यहाँ पर है 5XY प्लस
6। तो इस प्लस ने क्या किया, ये जो बीच में इनके प्लस आ गया, इस प्लस ने इनको अलग अलग कर दिया। तो यहां से यहां तक रही, बन गई हमारी फर्स्ट टर्म, और साइन के बाद बन गई हमारी सेकंड टर्म। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि प्लस माइनस का साइन अगर आएगा तो टर्म्स अलग अलग होंगी, नहीं आएगा तो टर्म्स अलग अलग नहीं होंगी। छोटा सा एग्जांपल था, अभी थोड़ा लंबा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 माइनस 7xyz। चलिए पहले तो आप मुझे ये बताएं, इसमें कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं? 4 मैम 4 मैम 3 मैम 4 ठीक है, 4 ठीक है, 4 था तो 4 4 टर्म्स इसमें है, बिल्कुल ठीक है आपने मैम कहा। 4 हाँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कितने साइन हैं? जितने यहाँ पे साइन है, देखो 3 साइन थे, तो मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी और ये चौथी। तो बस यही है इसमें कि कैसे आप टर्म्स को जो है वो डिफरेंशिएट करते हो, कितने कितने टर्म्स आप इसमें पहचानते हो। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 10 ABCDEF, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 मैम 1 1। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन ही नहीं आया। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं आएगा हम टर्म्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर डिफरेंस समझे बच्चों, यहां पर ऊपर वाले केस में 4 टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, किसने इनको एक दूसरे से अलग किया? तो इन साइन ने, माइनस के साइन ने, प्लस के साइन ने, माइनस के साइन ने, है ना। लेकिन यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक कोई साइन ही नहीं था, तो इसको हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, उसका नाम है 10 ABCDEF। ठीक है, तो बस यही था इसमें, सिंपल सा। टर्म्स को अगर आपने अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं? इसमें बताइए 7x+1। ठीक है बेटा, फिर से मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट, मैम 2 समझ नहीं आया वो मैम 2 ठीक है, 2 है इसमें। देखो आप सभी को ये पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स होती हैं उनको एक दूसरे से हम अलग कैसे करते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है कि इसमें कितनी टर्म्स है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका रूल है। रूल क्या कहता है, अगर टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन आता है तो हम टर्म्स को अलग अलग कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। टर्म ये है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसको इनको हम टर्म्स कहते हैं। किसकी टर्म है ये? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ये टर्म है। तो मैं यहां पर लिखती हूँ एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। x² -4 -2y प्लस 6xy प्लस 2x। ठीक है, तो अभी बताएं इसमें कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही है सभी को? मैम 5 5। ठीक है, इसमें मैम 5। 5 ठीक है, जिनको समझ नहीं आया कैसे 5 है वो ध्यान से देखें। 5 अभी देखिए क्लास से लेफ्ट हो गए समझाते समझाते ही, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर 5 टर्म जिसमें है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये पहली टर्म मानी जाएगी, इसके बाद माइनस का साइन आ गया तो अगली टर्म को हम सेकंड टर्म कहेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फिर से माइनस आ गया तो इसके बाद की अगली टर्म हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, फिर आगे दोबारा से प्लस आ गया है तो ये वाली टर्म कहलाई जाएगी फोर्थ टर्म, और फिर से यहाँ पर एक साइन आ गया है तो ये वाली टर्म कहलाई जाएगी फिफ्थ टर्म। ठीक है, इनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट हमने किया, किसकी मदद से कर पाए? तो प्लस और माइनस के साइन से ही हम इनको अलग अलग कर पाए। तो यहाँ पर टोटल 5 टर्म्स है। ठीक है, अगर मैं दूसरा वाला एग्जांपल लूं आपके सामने, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 9ABGXY, तो यहां पर ये पूरी की पूरी जो है वो एक ही टर्म मानी जाएगी, ये पूरी एक है। यहां पर है 5 और यहां पर है सिर्फ एक, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कोई भी प्लस या माइनस का साइन हमें नजर ही नहीं आया, नहीं नजर आया है ना, नहीं हमको नजर आया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। तो बस यही था।
इतना ही हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभी कि कैसे कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। जिन्होंने डाउट पूछा था उनको कोई डाउट है तो पूछे बेटा। नो मैम। ठीक है, तो भी करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हाँ, तो इसमें आप सभी बच्चों ने ठीक कहा था कि इसमें दो टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी पहली टर्म हो गई और ये सेकंड हो गई। कैसे? क्योंकि बीच में साइन आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं। ये है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? मैम 3। 3। मुझे आप फर्स्ट टर्म का नाम बताएं। वाई स्क्वायर। मैम 1y स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर या 1y स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टर्म का नाम बताएं। 3y। माइनस 3y। -3y। ठीक है, -3y आएगा बच्चों, क्योंकि देखो पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कैसे -3y आया। और थर्ड टर्म की बात करें तो 7z। मैम 7z। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें। हम चलो ये तो हमने सीख लिया कि कितनी टर्म्स है, कैसे पता करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, वो आपने ये याद रखनी है कि अगर किसी टर्म के आगे माइनस का साइन है तो वो उसके साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पर देखो प्लस था, अब प्लस को लिखो, इसके आगे प्लस था, प्लस को लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। यहाँ पे आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस कभी लिख दिया तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए किसी भी टर्म से पहले अगर आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस उसके साथ आपने रखना है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। 2x माइनस 4y प्लस 6x स्क्वायर माइनस z। चलिए बताएं कितने टर्म्स हैं? 4 मैम। 4 फर्स्ट का नाम बताओ। 2x सेकंड का नाम बताओ। -4 थर्ड का नाम बताओ। 6x और फोर्थ का नाम बताएं। -z। ठीक है, बस यही था, सिंपल। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। रूल्स ध्यान में रखें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए तो अभी z³ प्लस z² प्लस z+1, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। आपने बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं। कुछ बच्चे इसको काउंट ही नहीं करते, तो इसको भी काउंट करना है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, चलिए तो अभी इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। तो पोल आपके सामने अभी ऑन होने ही वाला है, तब तक के लिए अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके रखें जिसको भी आप राइट आंसर चूज करने वाले हैं। z³ प्लस z² प्लस z+1 बताना है इसमें कुल कितनी टर्म्स हैं, बस इतना ही बताना है। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 24 बच्चे। थर्टीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बेटा माइक ऑफ करें, भानु सैनी जी के नाम से जो है अपना माइक ऑफ रखें। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं। 18 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। 19 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर कर लें पोल सेक्शन में, क्योंकि 20 बच्चे आंसर दे चुके हैं। तो करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
पोल हो चुका है एंड 21 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 19 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, लेकिन 2 बच्चों का थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बताएं कितनी आपको इसमें टर्म्स नजर आ रही हैं? मैम 4. यस 4। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो चलिए ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा था इसमें कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7z, इसमें जब हमने टर्म्स के नाम लिखे थे तो ऐसे लिखा था वाई स्क्वायर माइनस 3y 7z। ठीक है, तो मतलब ये साथ में ही रहने चाहिए, इनके बीच में कॉमा नहीं आ सकता। इनके बीच में कॉमा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आप इनके बीच में कॉमा लगा दोगे तो फिर 1 2 3 4 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो जो टर्म जिसके साथ है, जिस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, उसको आप अलग उससे नहीं कर सकते। ये एक साथ लिखा जाएगा, ये भी एक साथ लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान में रखें। ठीक है, साथ साथ लिखना है। फालतू के कॉमा अगर आपको नजर आएंगे तो उनको आपने सही आंसर नहीं मानना है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं। और चलिए, यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है y क्यूब माइनस 5y माइनस 7। ठीक है, आपने बताना है इसमें जो टर्म्स हैं उनके नाम आपने बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे जो मैंने आपको बताया, फालतू के कॉमाज हमें नहीं चाहिए, और दूसरी बात साइन ना भूलें, जिसके साथ जो साइन है उसके साथ वो ही साइन होना चाहिए। तो अभी आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, क्योंकि पोल अभी ऑन होने ही वाला है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ ले, वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7। चलिए, अपना आंसर आप दे सकते हैं बच्चों पोल सेक्शन में। ये अभी क्लास ज्वाइन करने का लिंक क्यों भेज रहे हैं? 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में है 23 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, सभी के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है। 18 बच्चे, 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करें, सभी कोशिश करें और अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकेंड का वेट। आपको बोला है वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7 में जो टर्म्स के नेम हैं उनको पहचानिए विद साइन और अपना आंसर पोल में दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड 18 बच्चों के आंसर आए थे, 18 के 18 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए इसका आंसर। मैम बी. बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो पहली टर्म अगर हम पढ़ेंगे तो उसको वाई क्यूब पढ़ेंगे, दूसरी टर्म में आपका माइनस 5y आएगा पूरे का पूरा, और माइनस 7, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी टर्म से पहले माइनस लगता है तो आंसर में भी उसको साथ साथ रखना है। इसके आगे में माइनस है तो इसको भी साथ साथ रखना है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो साइन ये भूल गए थे, गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो -5 और y के बीच में कॉमा है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, क्या इनमें खास बात होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि टर्म्स क्या होती हैं, अब इनकी ही आगे को 2 कैटेगरीज हैं, एक है लाइक, दूसरा है अनलाइक। तो पहले हम पढ़े इन टर्म्स of an algebraic expression if the power of the same variable are also same then they are said to be like terms। अगर आपको बोला है कि पता करो कि 2 या 3 या 4 टर्म्स आपस में लाइक हैं या नहीं, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं या नहीं, तो आपने बस 2 चीजें देखनी है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 2। पहली चीज आप ये देखेंगे कि क्या उनका वेरिएबल सेम है। वेरिएबल मीन सबको पता है इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABCD से लेकर के XYZ तक।
अगर उनके पास वेरिएबल सेम है तो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और सेकंड चीज आपने देखनी है तो उसी वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब उसी जो वेरिएबल आपने सेम ढूंढा था ना दोनों के बीच में, उसी वेरिएबल की आपने अब पावर भी देखनी है। अगर ये दोनों चीजें आपस में आपको सेम नजर आई तो आप कहेंगे कि ये टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी चीज सेम नजर नहीं आई तो आप बोलोगे कि ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, ये था इसका छोटा सा रूल। अभी कर लेते हैं इसके एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये मेरे पास थे। तो मैंने पहले इन दोनों को ट्राई किया कि क्या ये आपस में लाइक है या नहीं। नंबर नहीं देखना है कि इसके आगे कौन सा नंबर है, हमें फर्क नहीं। लाइक है। ठीक है, साइन भी नहीं देखने हैं, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ेगा, तो सिर्फ वेरिएबल से और उसकी पावर से। तो पहली चीज हम देखेंगे कि क्या दोनों के पास वेरिएबल सेम है, बताइए है या नहीं। कौन है वेरिएबल, कौन है x। ठीक है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, वेरिएबल इज सेम। अब दूसरा बताइए तो पावर सेम है। पावर ऑफ द वेरिएबल, उसी की पावर, जो वेरिएबल आपने अभी इन दोनों में सेम देखा ना, उसी की पावर, ये पावर ऑफ दैट वेरिएबल कितनी है, क्या है मतलब? कितनी है, 2 है। मैम किसी का माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। हाँ, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, दोनों की पावर जो है वो 2 है, मतलब ये भी सेम है। दोनों चीजें सेम हो गई तो इसका मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म के लाइक कहलाई जाएगी। हम बोलेंगे ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अगर करते हैं हम बात लास्ट की 2 टर्म्स की, तो ये है आपके पास -5x स्क्वायर और अगली टर्म थे आपके पास 3x। बताइए क्या ये आपस में लाइक है या नहीं। नो मैम। नो मैम। देखते हैं, पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वेरिएबल पास सेम है, ये भी x ये भी x, वेरिएबल तो सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। पर उसकी पावर अगर हम देखें, उसी वेरिएबल की अगर हम पावर देखें तो पहली बार इसकी पावर 2 है और दूसरी बार इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में लाइक नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हमारी नहीं हो पाई। ठीक है तो बस यही था इसमें, 2 चीजें आपने देखनी है, एक तो वेरिएबल और दूसरा उसी वेरिएबल की पावर। करते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y, बताइए इसमें कौन कौन सी टर्म्स सेम, सॉरी लाइक टर्म्स है। 3y plus 7y. 7y। क्या इसका नाम 3y है, मैम -3y। -3y -3y। 7y। ये दोनों है हमारी लाइक टर्म्स। क्यों लाइक है, क्योंकि देखो इनका वेरिएबल सेम है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, और इन दोनों की पावर भी सेम है। आप बोलेंगे पावर तो है ही नहीं, तो पावर जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास पावर में हमेशा 1 होता है। इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। तो बस 2 चीजें थी, एक वेरिएबल और एक उसकी पावर। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें। चलो अभी मैं यहाँ पर आपने फटाफट से बताना है किसके लाइक कौन है, जो मैं पूछूंगी उसका आपने आंसर देना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। तो पहली टर्म हमारे पास है 2x स्क्वायर, बताइए इसके लाइक कौन सी टर्म है। मैम x स्क्वायर। ठीक है, मैम x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अगली टर्म में है -3x, तो बताइए इसकी लाइक कौन है। मैम 6x। 6x। मैम 6x। हाँ 6x। ठीक है, यहाँ पर 6x। आगे मेरे पास एक टर्म है 2xy, बताइए इसके लाइक कौन सी टर्म है। 7। 7। नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ध्यान से देखिए, इसके पास एक्स वाई है, 7 के पास तो वाई जेड है, तो इसके लाइक कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि इसके नहीं है वेरिएबल मैम। से मैच ही नहीं कर रहे। आगे मैं बोलूं तो 7 वाई जेड के लाइक टर्म माइनस वन जेड। माइनस, वेरी गुड, माइनस वाई जेड, ठीक है। -1 तो अनलाइक कौन रह गई हमारी 2xy, क्योंकि इसकी तरह कोई था ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे डाउट में है। बेटा माइक ऑफ करें, सभी बच्चे माइक ऑफ करें। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है y³ -5y -7y +3। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ लाइक टर्म्स ही लिखी गई है, उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लाइक टर्म्स ही लिखी हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं लिखी हैं, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देख लीजिए अच्छे से और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। ठीक है, ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, 8 बच्चों के 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के गलत हैं। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तब तक के लिए सभी अपना आंसर दे दीजिए। क्लास में हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 16 बच्चों के आंसर आ गए तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 5 बच्चों के गलत हैं, 13 बच्चों के सही है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है आपकी ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। तो बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये देखो ये -5y है, ये -7y है, इसका वेरिएबल सेम है और इनकी पावर्स भी सेम है। यहाँ की बात करें तो y की पावर 3 है, बाकियों की नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी पावर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको करते हैं फटाफट से, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, कोई टफ नहीं है। इसमें आपने अब अनलाइक टर्म्स ढूंढनी है। अनलाइक, अनलाइक मतलब जो लाइक नहीं है। z³ -5z -7z +3z, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी टर्म्स अनलाइक है, जो एक जैसी नहीं है। अनलाइक, तो एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जिसमें आपको अनलाइक टर्म्स लिखी हुई हैं, इस बार आपने उसको क्लिक करना है। लाइक वाले टर्म को नहीं करना है, अनलाइक वाले टर्म्स को करना है, ठीक है। तो जाए अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में, बस लास्ट क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देखना है और आंसर देना है, सिंपल, ठीक है। पर ध्यान दे, अनलाइक टर्म्स की बात हो रही है जिसमें या तो वेरिएबल अलग होगा या तो पावर अलग होगी, कोई एक चीज उनमें अलग होनी चाहिए। अगर दोनों सेम हो गई तब तो फिर वो लाइक टर्म बन जाएगी। तो अनलाइक टर्म को जाके आप सिलेक्ट करें, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ अगर किसी को ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो। फर्स्ट ऑप्शन है z³ -5z, सेकंड ऑप्शन है -5z -7z, थर्ड ऑप्शन है -5z और 3z, फोर्थ ऑप्शन है -7z और 3z। कोई एक ऑप्शन है जिसमें अनलाइक टर्म्स हैं। तो अभी आ चुके हैं 7 बच्चों के आंसर, जिसमें से 6 बच्चों के सही हैं, बाकी एक बच्चे का गलत है। मैम एक बार क्वेश्चन बताना दोबारा से। हाँ, क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ। आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है z³ -5z -7z +3z। इसमें आपने अनलाइक टर्म्स का पता लगाना है। अनलाइक मतलब जो लाइक नहीं है, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स का उल्टा।
तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने कहा 21 बच्चे हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तीन ऑप्शन में लाइक टर्म्स लिखी गई होंगी, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लाइक टर्म्स नहीं लिखी गई हैं, उसी को कहेंगे हम अनलाइक टर्म्स वाला ऑप्शन। 21 बच्चे क्लास में हैं, 21 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मतलब 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 7 बच्चे शायद, हाँ अभी 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर अभी भी बहुत से बच्चे लाइक टर्म्स को क्लिक कर रहे हैं। लाइक को क्लिक नहीं करना है, अनलाइक को। 18 में से 5 बच्चे अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, बाकी 13 बच्चों के आंसर ठीक हैं। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसका भी आंसर सिंपल सा था। देखो अनलाइक टर्म्स हमने पता लगानी थी, तो अनलाइक कौन कौन है? अनलाइक है z की पावर 3 और -5z, क्योंकि ये इसकी तरह नहीं है, जो सेम नहीं थे उनका ही हमने पता लगाना था। ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। ये भी लाइक टर्म है, इनका भी वेरिएबल सेम है, पावर सेम है। ये भी लाइक टर्म है, इसका भी वेरिएबल सेम है और पावर सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल तो सेम थे लेकिन पावर डिफरेंट थी, इसलिए ये अनलाइक टर्म इसको हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का। अब कल हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ अ टर्म, मतलब अगली क्लास में। चलिए बच्चों, आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। किसी का भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय।